हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं अर्जुन सर एआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 अनसॉल्व सेट 1 बीजे 2022 विज्ञान का करेंगे, जिससे क्योंकि साइंस 3 खंड में बटा होता है। खंड का में भौतिक विज्ञान, खंड खा रसायन विज्ञान और खंड ग में जीव विज्ञान होता है। तो इसमें से आज हम लोग क्या है, अनसॉल्व का सेट नंबर 1 बीजे 2022 विज्ञान में से खंड का भौतिक विज्ञान का करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे हम। अनसॉल्व मेरे पास है, इसमें से क्वेश्चन पॉइंट वाइज करके एक एक करके बोलते जाएंगे। आप अपने पास अनसॉल्व रखिएगा, उस क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे, क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं और उसका आंसर हम आपको बताते जाएंगे, ठीक। और हम लोग इसको समझते चलेंगे, ठीक। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस ये क्वेश्चन है और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक। चलिए आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बहुकल्पीय प्रश्न होते हैं। शुरू में 4 बहुकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक। इस बार बहुकल्पीय प्रश्न ज़्यादा पूछे भी जाएंगे। बीच में जब हमको और टाइम मिलेगा, अनसॉल्व कराते नहीं, बीच में आपको हम चैप्टर वाइज बहुकल्पीय प्रश्न भी इस पे देंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे, ताकि आपके जो 20 नंबर बहुकल्पीय पूछे जाएं वो आसानी हो उसमें। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, पूछा है 1 के क में वायु के सापेक्ष माध्यम का पूर्णांक अधिकतम होता है। क्या पूछा है? वायु के सापेक्ष माध्यम का पूर्णांक अधिकतम होता है। अधिकतम होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है इसमें, पहला जल, दूसरा ऑप्शन दिया है हीरा, तीसरा ऑप्शन दिया है कांच, चौथा ऑप्शन दिया है तारपीन का तेल। चौथा ऑप्शन क्या दिया है? तारपीन का तेल। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का पूर्णांक अधिकतम होता है, जिसमें से हीरे का, दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है, हीरे का पूर्णांक अधिकतम होता है। तो इसमें क्या सही है? इन चारों में से जल, कांच और तारपीन तेल के अपेक्षा हीरे का पूर्णांक वायु के सापेक्ष अधिकतम होता है। और हीरे के जो पूर्णांक है, ये तो आंसर हो गया कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सही है? हीरा। वायु के सापेक्ष माध्यम का पूर्णांक अधिकतम होता है किसका? हीरे का, ठीक। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता तो कांच का, फिर तारपीन के तेल का, और सबसे कम किसका होता है इसमें? जल का, ठीक। लेकिन सबसे अधिक किसका होगा? हीरे का होगा। और हीरे वायु के सापेक्ष, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वायु के सापेक्ष हीरे का पूर्णांक होता है, तो वायु को ए से डिनोट करते हैं एन अपूर्णांक, और हीरे डायमंड डी से डिनोट करते हैं। तो वायु के सापेक्ष हीरे का जो अपूर्णांक होता है, अगर कभी दूसरे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 2 हम 2 4 2 होता है। कितना होता है? वायु के सापेक्ष हीरे का पूर्णांक 2.42 होता है, जिसको याद रखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें से कौन सही है? हीरा। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपूर्णांक अधिकतम होता है हीरे का। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा होता कि वायु के सापेक्ष हीरे का पूर्णांक कितना होता है, तो वायु के सापेक्ष हीरे यानी डायमंड का पूर्णांक कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। पहले का क्या हुआ? पहले खा में देखिए, इसको हम राइट किए लेकिन इसमें पढ़ रहे हैं। कह रहा है निकट दोष पहले के खा। क्वेश्चन नंबर 1 का खा है, निकट दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। ऑप्शन दिया है अवतल लेंस पहले में, दूसरे में अवतल दर्पण, तीसरे में उत्तल लेंस, चौथे में अवतल दर्पण। तो इसमें से निकट दोष के लिए निवारण हेतु तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? निकट दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही है। 1 की खा में कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किस दोष में? निकट दृष्टि दोष में। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है। फिर देखिए गा क्वेश्चन पूछा है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। 1 के गा में क्वेश्चन पुटअप किया है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हैं, पहला ऑप्शन देखिए सदैव समांतर होती हैं,
दूसरा ऑप्शन दिया है इस पे एक बिंदु पर मिलती हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चौथा ऑप्शन दिया है परस्पर काटती हैं। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक, सदैव समांतर होती हैं ये भी नहीं हो सकता है। एक बिंदु पर मिलती हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बिंदु पर कभी नहीं मिलती हैं। तीसरा ऑप्शन में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यही ऑप्शन सही है। और चौथा परस्पर काटती हैं। तो समांतर बल जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को परस्पर काटती भी नहीं, परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, तीसरा विकल्प सही है, वन के गा में। ठीक, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वन के घा में क्वेश्चन है आपको आज से दे सॉल्व, तो उसमें भी देखिएगा। यदि फाई, क्या कहा, फाई, इसको हम फाई पढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को जोड़ करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम, फाई। यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, क्या दिया है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक, इसका प्रतीक है चुंबकीय फ्लक्स का, इसको फाई पढ़ा जाता है। और बी बराबर दिया है चुंबकीय क्षेत्र। यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, की तीव्रता क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। और ए बराबर दिया है हमको, ए बराबर दे रखा है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, क्या दिया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, क्या दिया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ए बराबर दे रखा है। तो कह रहा है तो इनके बीच सही संबंध है, तो इनके बीच सही संबंध है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है बी इक्वल टू फाई अपान ए, और यही वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, फाई इक्वल टू बी अपान ए दिया है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है ए इक्वल टू बी इंटू फाई दे रखा है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है बी इक्वल टू फाई इंटू ए। इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, क्योंकि जो फाई होता है वो बी इंटू ए के बराबर होता है। तो इसमें से फाई इक्वल टू बी इंटू ए कोई है नहीं इसमें। ठीक, ये देखिए फाई इक्वल टू बी अपान ए है, तो ये गलत है। अब यहाँ से बी इक्वल टू, अगर हम ए को इधर ट्रांसफर करें, ए इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, फाई अपान ए। तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा, फाई अपान ए। ये सूत्र है चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल का गुणनफल होता है। तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा, फाई अपान ए। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी वाला, बी इक्वल टू फाई अपान ए। ठीक, तो विकल्प नंबर जो हमको वन का घा दिया है, जिसमें फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और इन तीनों में संबंध पूछा है। तो इस संबंध के अनुसार चूंकि फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है, इसके अनुसार इसमें देखें तो बी इक्वल टू फाई अपान ए, क्योंकि ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो बी इक्वल टू फाई अपान ए, तो ये संबंध हो जाएगा इसमें। तो कौन सा सही है, वन के घा में फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो ये तो बहुकल्पीय प्रश्न हो गए। अब देखिए इसमें दूसरे के का क्वेश्चन नंबर दूसरे के का में पूछा है, एक का में अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, क्या कहा है, कौन सा दर्पण लिया है। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है। तो कौन सा दर्पण हमारे पास, देखिए अवतल दर्पण है, आंकिक प्रश्न है। इससे कितनी अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जो बीच में क्या है, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, ये अवतल दर्पण है। ठीक, इससे कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर कहा इसने, 30, इसका ध्रुव, इसका मध्य बिंदु होता है। ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से इस साइड में कोई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है।
तो यू, इसका मतलब क्या है, अगर वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो यू इक्वल टू क्या होगा 30, अर्थात यू बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ये इस तरफ वस्तु रखी है तो किरणें इस तरफ चलेंगी, इधर की ओर जाएंगी, तो ये जिस तरफ वस्तु उधर उसी तरफ की दूरी है यू, इसलिए क्या है माइनस चिन्ह के साथ होगी। तो यू इससे भी आपने कहा उत्तल दर्पण माइनस होता है। दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, वस्तु पर ही बन रहा है, इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, इसी वस्तु पर, इसके नीचे। तो ये क्या होगा प्रतिबिंब, वस्तु पर ही बन रहा है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी भी क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v मानते हैं, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 30 सेंटीमीटर ही होगा। और ये दूरी भी क्या है, ध्रुव से हम वस्तु की तरफ ही ले रहे हैं, बाईं तरफ की दी गई दूरी, इसलिए ये भी क्या होगी ऋणात्मक होगी, अर्थात v का मान भी क्या होगा ऋणात्मक 30 सेंटीमीटर। क्या है, दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, तो दर्पण की फोकस दूरी हम लोग क्या मानते हैं f, तो वस्तु की दूरी u 30 सेंटीमीटर दे रखा है, चूंकि वस्तु के ऊपर ही प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, तो v आ रहा है माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों दूरी माइनस में क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि जिस तरफ वस्तु रखी होती है अगर दर्पण के ध्रुव से हम उस तरफ की दूरी लेते हैं तो आपतित किरण देखिए बाएं से दाएं की ओर चल रही है, तो ये दूरी क्या है आपतित किरण के चलने के विपरीत दिशा में होती है, और आपतित किरण के चलने की विपरीत दिशा में ली गई दूरी क्या होती है ऋणात्मक, इसलिए इन दोनों दूरी को माइनस में लेके चलेंगे। f निकालना है। अब देखिए दर्पण है, दर्पण के लिए u v और f में संबंध कभी कभी 2 नंबर पूछ लेता है, तो क्या होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये संबंध होता है। f निकालना है, u v दिया है तो इसके मान रख लेते हैं, 1/v माइनस 30 प्लस 1/u, u का मान कितना है माइनस 30 है, 1/v, v का मान भी कितना है माइनस 30 f। अब देखिए आप इसको कुछ करने से पहले ये जो माइनस है अंश में कर ले, अंश में जाएगा तो ये माइनस 1/30, देखिए ये माइनस इसका गुणा हो जाएगा तो ये माइनस क्या कर देगा माइनस ही कर देगा, प्लस से माइनस है तो गुणा माना जाता है माइनस 1/30। ऐसे करने से आपको चिन्ह के लिए कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले नीचे अगर हर में कोई चिन्ह है तो उसको अंश में कर लिया करो। अब देखिए इसमें एलसीएम आपको नहीं लेना है, अगर देखेंगे तो हर वैसे भी बराबर है, जब हर बराबर होता है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती, उतना ही हो जाता है। तो 30 है, कोई परिवर्तन भी ऊपर नहीं होता, -1 जब भी हर बराबर हो तो एलसीएम नहीं लेते, ठीक उतना ही आता है, अंश में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो -1 दोनों को देखिए चिन्ह सेम है, जब कोई भी राशि हो उसके चिन्ह सेम होते हैं तो जुड़ जाती है, तो 1 क्या हो जाएगा 2, लेकिन चिन्ह जो रहता है वही लगा देता है, तो क्या हो जाएगा इसी तरह +1 क्या है 2 हो जाएगा, प्लस चिन्ह होगा। लेकिन जब 1 + 1 माइनस होती है तब ये क्या है घट जाती है। तो यहाँ देखिए चिन्ह अगर सेम है तो जुड़ के चिन्ह ही रहता है। हाँ ध्यान रखिएगा जब इसका गुणा करते, यहाँ गुणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ अगर जब हम गुणा करते तब फिर माइनस गुणा क्या हो जाता है प्लस, और एक कम क्या है 1 ही रहता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब दो राशियों के चिन्ह सेम हो उसमें गुणे का निशान बीच में ना हो तो वो जुड़ जाता है और चिन्ह ही रहता है। ठीक, गुणे का निशान रहता है तो गुणा होके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -2 बटे कितना हो जाएगा 30, 1/f। इस तरह से देखिए काटेंगे 2 से कट जाएगा, 2 × 2 2 × 5 10, ठीक 15 × 30 होता है। तो हमको क्या मिलेगा बेटा 1/-15 इक्वल टू 1/f। इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको जब पलटेंगे या इसको इधर लाएंगे या फिर पलट देते हैं तो f -15, तो ये भी अंश हर से अंश में चला जाएगा, तो f बराबर कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो हमको फोकस दूरी कितनी मिली 15 से। इसमें देखिए डायग्राम नहीं बनाना था, लेकिन इसको बनाने से क्वेश्चन समझ में आया। इसने कहा कि एक अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण हुआ ध्रुव से 30 सेंटीमीटर वस्तु दूर रखी है, तो वस्तु को ही मान लिए। चूंकि 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है तो वस्तु दूरी को हम किससे नोट करते हैं हमेशा u से, तो इसको 30 ले लेंगे। इसको माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि जिस तरफ वस्तु रखी उस तरफ की दूरी हमेशा हम माइनस के चिन्ह के साथ ही लेके चलते हैं सवाल में, तो माइनस लेके चलेंगे। और इसने कहा कि प्रतिबिंब भी वस्तु के ऊपर बन रहा है क्वेश्चन में, इसलिए प्रतिबिंब देखिए यहाँ बनेगा, तो फिर प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी 30 सेंटीमीटर होगी ध्रुव से। इसको v से नोट करते हैं तो v भी इस तरह से मिल जाएगा, जबकि v क्वेश्चन में नहीं दिया था। फिर यहाँ रख लेंगे f
दर्पण के लिए यू वी और एफ में ये संबंध होता है, इस पे रख के सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से दूसरे का ये अंकित हो गया। मिटाएं, इस पे चित्र नहीं बनाना था, लेकिन डायग्राम से क्वेश्चन आपको हम समझाए। चलिए दूसरे के खा, देखिए दूसरे के खा में क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या है? 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो हमारे पास कौन सा दर्पण है? पहले अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी दे रखी है, सिर्फ फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को किससे नोट करते हैं बेटा? फोकस दूरी को एफ से नोट करते हैं। कितना? 40 सेंटीमीटर। आपको हम पीछे बताए थे, या फिर ऐसे जान लीजिए कि जब भी अवतल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में, किसी भी आगे के प्रश्न में अगर अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी दे रखी है, तो हमेशा उसको हम ऋण चिन्ह के साथ ले चलेंगे। ठीक, तो ये भले प्लस में क्वेश्चन में दी है, लेकिन इसको अंकित करते समय हम क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या है, ऋण चिन्ह के साथ ले चलेंगे। और कभी निकालेंगे वो भी माइनस में आनी चाहिए, तो ये माइनस लगा देंगे। क्यों माइनस लगाएंगे? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन में अंकित लगाते समय अवतल दर्पण दिया है, उसकी फोकस दूरी, तो उसको माइनस चिन्ह के साथ ले चलेंगे। वक्रता त्रिज्या पूछा है। क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से नोट करते हैं, ये निकालना है। अब आपको बेटा किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ाया जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। ये किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आर में संबंध भी है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो संबंध कभी पूछे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध लिखिए, तो आर इक्वल टू क्या होता है? 2f। अब इसी पे रख देते हैं हम, आर निकालना है, 2f का मान दिया है कितना? -40। गुणा करेंगे, 40 दूनी कितना हो? 80, माइनस इधर प्लस का गुणा माइनस ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 80 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलिए इसी में ये दोनों अंकित हो गए। इसी में जो दूसरे का गा क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से, दूसरे के गा में वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन फिर रिपीट करते हैं। दूसरे के गा क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसमें? क्वेश्चन पूछा है वाहनों में उत्तल दर्पण क्यों उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण क्यों उपयोग किया जाता है? ठीक, तो वाहनों में उत्तल दर्पण क्यों उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जो वाहन होते हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, बस हो, उसके साइड में एक शीशा लगा रहता है जिसपे पीछे की ओर से आने वाली किसी वस्तु को हम देखते हैं। ठीक, तो उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, सॉरी उसमें क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण। इस क्वेश्चन क्या है कि वाहनों में उत्तल दर्पण क्यों उपयोग किया जाता है, अर्थात क्यों लगाया जाता है? तो देखिए उसका कारण क्या है कि उत्तल जो दर्पण होता है उसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका ये उत्तल दर्पण है, इसका जो परावर्तक तल है उभरा हुआ होता है, इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और पीछे की ओर बनता है दर्पण के। आभासी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे की ओर सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने इस तरफ जहाँ जितनी दूर पे हम रख दें, इधर वस्तु कहीं भी रखी, यहाँ समीप रखी हो, दूर इधर कहीं भी रखी हो, जहाँ जितनी दूर पे उत्तल दर्पण को रखेंगे, उत्तल दर्पण से वस्तु यहाँ हो या फिर यहाँ हो, फिर वस्तु यहाँ हो, कहीं भी जहाँ जितनी दूर रख दे उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे और वस्तु के अपेक्षा क्या बनता है? छोटा बनता है और सीधा दिखाई देता है। ठीक, तो यही इसका आंसर है कि उत्तल दर्पण में, सॉरी वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहीं भी रख दें, चाहे जितनी दूर या फिर चाहे जितनी पास, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा, वस्तु की अपेक्षा छोटा और दर्पण के क्या बनता है? पीछे बनता है, जिससे कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो पीछे से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब हमको दर्पण में आगे की ओर दिखाई देता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा? वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा
दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से छोटा होता है। चाहे वस्तु को हम चाहे जितनी दूर पर रखें, वस्तु को चाहे हम जितनी दूर पर रखें, ठीक, उसका प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के अपेक्षा छोटा, सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। जिससे हम दर्पण में देखते हैं तो वो पीछे से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को चाहे हम जितनी दूर पर रखें अथवा जितने समीप रखें, उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, ये आंसर हुआ। और जब हम दर्पण की तरफ देखते हैं तो दर्पण में पीछे से आने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसका प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। ठीक बेटा, क्लियर? चलिए अब इसी में देखिए, दूसरे के का, खा और गा हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे। दूसरे वाले जो क्वेश्चन थे सब क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन थे। अब देखिए तीसरे का, तीसरे का में आएंगे, कितने अंक का क्वेश्चन होता है, 4 अंक का। तीसरे के जितने भी क्वेश्चन होंगे 4 अंक के होंगे। जैसे इससे पहले तीसरे के का में क्वेश्चन जो पूछा है 4 अंक मिलते हैं इस पे। का में क्वेश्चन आंकिक है, पूछा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूर पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। ठीक, तो पहले हमको वस्तु की लेंस से दूरी निकालनी है, फिर किरण आरेख बनाना है। ठीक, देखिए आंकिक प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बनाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। फिर पूछा है किरण आरेख भी बनाइए। क्या पूछा है, किरण आरेख भी बनाइए। अर्थात इसमें क्या करना है, पहले दूरी निकालनी, उसके बाद इसका डायग्राम चित्र बनाना है। चलिए करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या दिया है, कौन सा लेंस, पहले जैसे अंकित करने जाएंगे किसी भी टॉपिक्स का तो सबसे पहले हम क्या है देख लेंगे कौन सा लेंस है। तो कौन सा लेंस है हमारे पास, अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, देखिए क्या है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अर्थात फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर देख रखिए। फोकस दूरी किससे नोट करते हैं, एफ से। अब देखिए जिस प्रकार आपको पीछे हमने पढ़ाया था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उसी तरह से जो अवतल लेंस होता है इसकी द्वितीय फोकस दूरी लेके चलते हैं और इसकी द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो कितना दे रखी है, -15 सेंटीमीटर। इसको भी हम क्या है माइनस में लिखते हैं, क्योंकि अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए एफ क्या लेके चलेंगे, 15 -15, यहाँ 15 तो दिया है इसमें, लेकिन इसके साथ माइनस चिन्ह लगाएंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी देखिए, क्या कहा है इसने, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी को किससे नोट करते हैं बेटा, v से। किससे नोट करते हैं, v से। ये 10 सेंटीमीटर है।
अब एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि लेंस है तो अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब हमेशा उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु रखी जाती है, इसलिए v का मान भी क्या लेके चलेंगे हम, ऋणात्मक। क्यों v ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु रखी होती है, और वस्तु तरफ जिस तरफ वस्तु रखी होती है उस तरफ की दूरी ऋणात्मक लेके चलते हैं, इसलिए v का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। निकालना क्या है, कितनी दूर पर वस्तु लेंस से कितनी दूर पर रखी है, तो किसकी दूरी निकालनी है हमको, वस्तु की दूरी, अर्थात वस्तु की दूरी को हम बेटा इस स्टेटमेंट के नोट करते हैं u से, ये निकालना है। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। चलिए अब यहाँ पास लेंस है, दर्पण नहीं है, तो लेंस के लिए फार्मूला देखिए, दर्पण के लिए पीछे अभी क्वेश्चन की फार्मूला का 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये तो दर्पण का सूत्र था। उसी तरह से u v और f में संबंध होता है, ये तो किसके लिए था, दर्पण के लिए, किसी भी दर्पण अवतल हो या उत्तल। लेकिन लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों फार्मूले लिखे हम। तो हमको दर्पण का नहीं लेना है इस बार, किसका लेना है, लेंस का। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, अंतर समझ में आया दोनों में। तो दर्पण का नहीं लेना इसलिए इसको मिटाते हैं। लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए u का मान बेटा हमको निकालना है, इसलिए देखिए u को पहले से इधर ट्रांसफर कर लें। u क्या है, माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और f को इधर लाते हैं तो इधर f प्लस में है 1/f, इसलिए इधर आएगा तो माइनस में। इसको इधर ले जाएंगे बराबर के इस तरफ, तो ये क्या है, माइनस से प्लस हो जाएगा। बराबर के जैसे इस तरफ कोई मान है, इसको इधर ले जा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, उधर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, माइनस है तो इसको अभी देखिए u निकालना, इसको अकेला छोड़ दिया। अब इधर देखिए v और f का मान रखते हैं। v का मान कितना है, -10 माइनस 1/f, f का मान कितना है, -15 इक्वल टू 1/u। चलिए आपको हमने कहा जब भी हम सवाल लगाएंगे तो पहले हर से माइनस या कोई माइनस का चिन्ह है तो उसको हटाएंगे। इसको माइनस से ऊपर प्लस है, माइनस प्लस गुणा प्लस होता है तो ऊपर हो जाएगा -1/10। इधर देखिए माइनस माइनस दो बार है, इसका गुणा हो जाएगा दोनों का, तो माइनस माइनस गुणा क्या है बताए थे हम आपको, प्लस 1/, कितना हो जाएगा 15। अब देखिए चिन्ह हट गया साइन से, u निकालना है। अब देखिए हर अलग अलग है तो एलसीएम नहीं लेते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, देखिए इसके हर का इसके अंश के साथ गुणा करेंगे तो 15 का 1 से -15 हो जाएगा। इसके हर का इसके अंश के साथ गुणा करेंगे 10 का 1 से +10 हो जाएगा। फिर देखिए इन दोनों का जब एलसीएम नहीं लेते तो इन दोनों हरों का आपस में गुणा करते हैं, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 15। फिर समझिए 15 का इसके हर का इसके अंश से, 15 का 1 से गुणा -15, इसके हर का इससे इसके अंश से, 10 का 1 से गुणा +10, फिर दोनों हरों का गुणा। देखिए एक प्लस एक माइनस है तो फिर क्या है, घट जाएगा। बड़ी राशि क्या है 15, छोटा क्या है 10, 15 से 10 घटेगा 5। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। तो बड़ा है 10 से है या 15, तो 15 देखिए बड़ा है और इसका चिन्ह क्या है माइनस है, इसलिए हम माइनस लगेगा। 10 गुणे 15 नीचे बचा है, देखिए 5 से काट देंगे, 5 3 कितना होता है 15, 5 एकम 5 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ -1 10 3 कितना हो जाएगा 30। तो 1/u पलटेंगे तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा u इक्वल टू -30। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो इसका देखिए u का मान इसने पूछा था, वह लेंस से वस्तु की दूरी तो कितनी निकल गई 30 सेंटीमीटर। ठीक, u हमेशा ऋणात्मक होता है इसलिए देखिए माइनस में आया। अब इसने कहा किरण आरेख खींचे, चलिए खींचते हैं हम लोग किरण आरेख, क्योंकि u v और f हमको पता है। किरण आरेख खींचने के लिए हम थोड़ा सा देख लें। क्या करेंगे, कौन सा लेंस लेंगे, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस कैसा होता है, बीच में दबा हुआ और किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। ये क्या है बेटा हमारा अवतल लेंस है। बीच से इसके जो इस तरह लाइन गुजरती है इसके अपवर्तक पृष्ठ होगी, इसके मध्य बिंदु को प्रकाशीय किरण कहते हैं, इससे गुजरने वाली रेखा ये क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। तो ये वाली लाइन क्या है बेटा
मुख्य अक्ष है। चलिए, अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस है वो 15 सेंटीमीटर, वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूर पर हम लोग रखे हैं। ठीक, सॉरी, वस्तु को कितनी सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूर से। देखिए यहाँ पास हम इसका द्वितीय फोकस क्या लेते हैं, एफ। ये एफ द्वितीय फोकस है, बाएं तरफ इसका द्वितीय फोकस होता है और दाएं तरफ इसका क्या होता है, प्रथम फोकस, एफ डैश। एफ क्या है, द्वितीय फोकस। ठीक, और एफ डैश क्या है, प्रथम फोकस। अब देखिए वस्तु को फोकस दूरी, देखिए ये इसका प्रकाशीय केंद्र सी होगा, प्रकाशीय केंद्र से फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये कितना दे रखा है बेटा, 15 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। ठीक, अब हमको वस्तु को कितनी दूर पर रखना है, अब वस्तु कहाँ रखी है, -30, इसका मतलब ये 15 है, तो वस्तु यहाँ इससे दुगनी दूरी पर रखी होगी कहीं, तो ये क्या होगी, यहाँ पास वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो सी से हम वस्तु को कितनी दूर पर लेंगे, 30 सेंटीमीटर। ये किसमें है, माइनस में। ओ डैश, ये क्या है, वस्तु है। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब प्रतिबिंब के, देखिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। एक नियम क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र। तीसरा जो नियम होता है, प्रकाशीय केंद्र सी से जाने वाली किरण क्या है, सीधी चली जाती है। और दूसरा, प्रथम फोकस एफ डैश की ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 3 नियम होते हैं, इसमें से किसी 2 नियम का उपयोग करते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो हम लोग देखिए इससे प्रतिबिंब जो बनाने जा रहे हैं उसमें पहला और तीसरा नियम यूज करेंगे। पहला नियम क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है, ये लाइन, इसके समांतर यहाँ ये वस्तु है, इसके शीर्ष से एक किरण इसके समांतर लेते हैं जो मुख्य अक्ष के है। लेंस से अपवर्तन होगा तो द्वितीय फोकस देखिए एफ है, इससे बाहर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, क्योंकि ये किरण अपवर्तित होगी तो अवतल लेंस क्या होता है, लेंस को बाहर की ओर अपवर्तित करता है। तो एक आपतित किरण ओ डैश ए और अपवर्तित किरण ए बी मान लेते हैं इसको। पहला नियम लग गया। अब तीसरा नियम हमको लगाना है, इसमें 2 नियम लगाए थे, तीसरा लगा देते। तीसरा क्या है, प्रकाशीय केंद्र सी से जाने वाली किरण। तो देखिए इसकी एक किरण ऐसे लेते हैं जो सी से जाए, प्रकाशीय केंद्र क्या है, ये प्रकाशीय केंद्र सी है। तीसरा नियम क्या कहता है बेटा, इसके सी से जाने वाली किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी चली जाती। इसको अगर हम डी मान लें तो हम ध्यान से देखेंगे कि 2 किरणें जो यहाँ से चली ओ डैश से, एक समांतर चली मुख्य अक्ष के, अपवर्तन हुआ तो एफ से बाहर जाती हुई प्रतीत हो रही है ए बी। ये क्या है, अपवर्तित किरण हमारे पास ए बी हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। देखिए हम द्वितीय फोकस हटा देते हैं इसको, क्योंकि आप जान गए हो कि आप एफ क्या होता है, द्वितीय फोकस, एफ डैश क्या है, प्रथम फोकस। अब देखिए दूसरी जो किरण चल रही है ओ डैश सी, ये बिना विस्तृत हुए सीधी चली गई, तो अपवर्तित दूसरी क्या हमको सी डी मिली, अपवर्तित किरण क्या मिली हमको, सी डी। देखिए प्रतिबिंब तभी बनता है जब दोनों अपवर्तित किरणें काटें, लेकिन ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत दूर जा रहे हैं, इसके बाद आगे कहीं जाके नहीं काटेंगे। इसलिए देखिए यहाँ से जाता हुआ प्रतीत, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हुए देखें तो यहाँ पास ये कट कर रहे हैं। ये क्या है, वस्तु के ओ डैश, शीर्ष ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश, और इस वस्तु मुख्य अक्ष पे लंब है इसलिए इससे भी नीचे की ओर लंब डालेंगे तो ये क्या मिलेगा, आई। इस तरह से हमको देखिए प्रतिबिंब क्या मिल गया, वस्तु ओ डैश का आई डैश। और देखिए प्रतिबिंब की जो दूरी थी वो कितनी है, वी 10 सेंटीमीटर। तो 15 से देखिए कम आई है, ये कितने सेंटीमीटर दूर पर बन रहा है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूर पर। देखिए बेटा ये जो ऐसे कर रहे हैं ये अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये सी के सीध में है। ठीक, ये सब किसके सीध में है, सी।
सी से हम द्वितीय फोकस एफ के बीच की दूरी 15 लिए हैं, सी से वस्तु ओ के बीच की दूरी कितना लिए हैं 30 है जो दिया है, सी से प्रतिबिंब आई बना तो इसकी ये क्या है आई को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक। इस तरह जो हम खींच के इसको ऐसे करें, इसका मतलब इसके आगे नहीं जाए, इसके सीध में लिए हैं, ठीक। ये किरण आरेख बन के तैयार हो गया। हमारे पास प्रतिबिंब क्या मिला, ये जो है ये क्या है प्रतिबिंब मिला आई आई डैश, ठीक, बन गया किरण आरेख। इस तरह से ये इसका क्या हो गया किरण आरेख। अभी देखिए आगे और किरण आरेख भी हम लोग खींचेंगे। चलिए मिटाएं इसको। चलिए इसमें अथवा करके क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे 3 के का एक अंक हुआ, इसी में 3 के का में अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं। एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन कोई एक करना होता है, तो अथवा वाला देखिए समझते हैं। इसमें भी आंकिक प्रश्न है। इसमें एक मनुष्य चश्मा पहनकर, जो क्वेश्चन दिया है क्या है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पर्श दे सकता है। दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। कह रहा चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। क्या कहा है, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। क्या कहा, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। देखिए 4 नंबर में पूछा है, कितने अंक का है ये, 4 अंक का। तो क्वेश्चन क्या है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, ये पूछा है इसने। तो देखिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष में से कौन सा दोष है, ठीक। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी, इतनी दूर स्थित वस्तु को क्या है पढ़ ले रहा है। तो 25 सेंटीमीटर क्या होती है, निकट दूरी होती है, ठीक। स्पर्श इसकी न्यूनतम दूरी होती है जो निकट होती है। तो अगर इसको समीप की वस्तु को पढ़ने के लिए चश्मे का उपयोग करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसको समीप की वस्तु दिखाई नहीं देती। और इसको समीप की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, तो जब किसी व्यक्ति को समीप की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसको कौन सा दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। जब किसी व्यक्ति को समीप की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसको दूरदृष्टि दोष होता है, और उस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो इस कैसे हम पहचान लेंगे इसको कौन सा दोष है, क्योंकि ये चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर तक देख रहा है, और 25 सेंटीमीटर क्या होती है, स्पर्श इसकी न्यूनतम दूरी होती है जो आंख के समीप होती है। तो इसका सीधा अर्थ है कि उसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, दूर की दिखाई दे रही है। तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। हल में जाएंगे तो सबसे पहले पहचान लेंगे। कैसे हम पहचान लेंगे दूरदृष्टि दोष, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में समीप की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती। और इसको चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर जो निकट की दूरी होती है उसको देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ रहा है,
इसका मतलब है कि इसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इसको कौन सा दोष है, दूरदृष्ट दोष। अब दूरदृष्ट दोष में निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, तो दूरदृष्ट दोष में हम निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। किस लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं बेटा, उत्तल लेंस। अब फोकस दूरी जो दे रखी है, इसका मतलब वो किस लेंस की फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की, इसलिए f इक्वल टू कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को हम किससे नोट करते हैं, f से। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, इसलिए देखिए इसमें कोई ऋण चिन्ह नहीं लेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और आंकिक भी हमेशा द्वितीय फोकस दूरी लेके चलते हैं। अगर ये अवतल होता तब हम इसको लेते माइनस में, ठीक, तो प्लस में ही रहेगा। चूंकि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख ले रहा है चश्मा पहनकर, और बिना चश्मा पहने देखना चाहता है वो, तो कितनी दूर पे वस्तु रखेंगे, था v इक्वल टू कितना, हमको दिया है 25 सेंटीमीटर। चूंकि निकट जो दूरदृष्ट दोष होता है उसमें जो चश्मा पहनते हैं तो जो लेंस लगता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब आता है, और उसी तरह आता है जिस तरह वस्तु रखी होती है, इसलिए दूरदृष्ट दोष में v का मान हमेशा ऋणात्मक लेके चलते हैं। निकट दृष्ट दोष में भी v का मान हमेशा हम ऋणात्मक ही लेके चलते हैं, इसलिए v का मान क्या लेके चलेंगे, ऋणात्मक। दूरदृष्ट दोष या निकट दृष्ट दोष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें v हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक लेके चलेंगे, और u भी हमेशा ऋणात्मक लेके चलते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो v माइनस सेंटीमीटर लेके चलेंगे, अगर हम माइनस नहीं लेके चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, कह रहा है बिना चश्मे के उसको कितनी दूर कितनी मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, तो मान लेते हैं u सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है, u हमको निकालना है। चलिए अभी हम आपको फार्मूला लिखाए थे लेंस के लिए, क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए बेटा, हमको इसमें भी देखिए u का मान निकालना है, तो पहले हम कोशिश कर लें कि u को एक तरफ कर लें, तो माइनस में इसको इस तरफ ले जाएंगे प्लस में, अब 1/f को इधर ला लेते हैं, 1/v 1/f इधर प्लस में इधर आएगा बराबर के, तो क्या है माइनस में, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। चलिए v का मान कितना है, -25 माइनस f का मान कितना है 50 प्लस में। अब हमारे बात देखिए, हर में यहाँ माइनस है, इसको ऊपर कर लेते हैं पहले, -1/25, ये माइनस है ऑलरेडी ऊपर पहले से। जब भी नीचे हर में चिन्ह है पहले उसको अंश में कर लेंगे। अब क्या करना है, देखिए एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या करोगे, इसके हर को इसके अंश से गुणा करोगे, तो -50 50 का 1 से गुणा, और इसके हर से इसको तो -25, इन दोनों को गुणा 25 गुणे कितना हो जाएगा 50। चलिए रखते हैं इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, देखिए 50 से -25 है, देखिए दोनों को चिन्ह फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा, दोनों चिन्ह माइनस में सेम चिन्ह है, तो आप हमने कहा जब से एक ही चिन्ह की राशि होती है जुड़ जाती है, तो 25 तो 50 कितना हो जाएगा 75, लेकिन चिन्ह वही रहेगा तो माइनस लगाएंगे। नीचे क्या है, इसको गुणा ना करिए पहले क्योंकि कटेगा भी, 25 गुणे 50 1/u, गुणा करते तो फिर काटना पड़ता, देखिए 25 से कम 25, 25 कितना हो जाएगा 75, -3 बटे कितना आ जाएगा 50, 1/u, u को पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा आंसर में, तो ये -50 बटे कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, u इक्वल टू, तो व्यक्ति को बिना चश्मे पहने हुए कितनी दूर पर रखी पुस्तक को पढ़ पाएगा, -50 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ पाएगा, ठीक, ये आंसर हो जाएगा।
तो जब भी ध्यान रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसने पहचाना होगा कौन सा उसको दोस्त है। वो कैसे पहचाना, उसने कहा चश्मा पहनकर वो 25 सेंटीमीटर दूर देख सकता है। तो 25 सेंटीमीटर क्या निकट की दूरी होती है, जब उसको चश्मा पहनने के बाद निकट की दूरी दिखाई दे रही, तो इसका मतलब है कि उसको चश्मा जब नहीं पहना होगा तो उसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। और जब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती तो उसको कौन सा दोष होता है, दूरदृष्टि दोष, और उसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है। और दूरदृष्टि दोष में निवारण के लिए क्वेश्चन पूछा है तो कौन सा लेंस, किस लेंस के चश्मे को उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस के। इसलिए फोकस दूरी जो 50 दे रखी है उसको क्या है धनात्मक लेकर चलेंगे। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी निकट दृष्टि दोष, ये तो दूरदृष्टि दोष है, निकट या दूरदृष्टि दोष से रिलेटेड कोई भी आंकिक प्रश्न होगा उसमें v भी हमेशा ऋणात्मक लेकर चलोगे और u भी हमेशा क्या है ऋणात्मक। देखिए हम v का मान दिया था ऋणात्मक लेकर चले, u का निकाले वो भी क्या आ रहा है ऋणात्मक। तो ये ध्यान रखिएगा तो आपका आंकिक गलत नहीं होगा। देखिए तीसरे का क्या हो गया, तीसरे के खा में देखिए आंकिक प्रश्न पूछा है, इसको पढ़ते हैं। ठीक, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9×10⁻31 किलोग्राम व आवेश 1.6×10⁻19 कूलाम है, एक्स अक्ष के समांतर 3×10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ, जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, आपके पास साल को क्वेश्चन नोट करिएगा। एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9×10⁻31 किलोग्राम व आवेश 1.6×10⁻19 कूलाम है, एक्स अक्ष के समांतर 3×10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ, जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जो दिया है वो नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन में हल करना है। तीसरे का खा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लेते हैं 9×10⁻31 किलोग्राम। अगर ना भी दिया होता फिर भी हम इतना लिखते, 9×10⁻61 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। आवेश दिया है, क्या दिया है, आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इसको क्यों मान लेते हैं, ये 1.6×10⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। कभी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो -1.6×10⁻19 नहीं लिखिएगा, लेकिन आंकिक लगाते समय इसको हम प्लस ही लेकर चलेंगे। फिर देखिए समान कर रहा है, एक अक्ष के समांतर 3×10⁻6 मीटर प्रति सेकंड का वेग है। तो वेग कितना दिया है इलेक्ट्रॉन का, वेग को v से गुणा करते हैं, 3×10⁻6 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र दिया है, इसको चुंबकीय क्षेत्र को बी से नोट करते हैं, कैपिटल बी से, 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन पे कार्य करने वाले बल, क्या निकालना है, कार्य करने वाले बल, बल को किससे नोट करते हैं बेटा, कैपिटल एफ से। त्वरण और बल की दिशा, त्वरण को ए से नोट करते हैं, और क्या पूछा है, बल की दिशा। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन एक तरह से नोट कर लिए है कि एक इलेक्ट्रॉन जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, जिसका द्रव्यमान 9×10⁻31 किलोग्राम है, उस पर आवेश 1.6×10⁻19 कूलाम है। कूलाम किसका मात्रक है, सी का मतलब क्या है यहाँ, कूलाम, सी का मतलब क्या है, कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। वेग
3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड है। चुंबकीय क्षेत्र को बी से नोट करते हैं कैपिटल 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र बी का। ठीक, पूछा क्या है? बल F, त्वरण A, बल की दिशा। अब क्वेश्चन में जैसे इसने कहा है कि एक अक्ष के समांतर, तो देखिए अगर हम ऐसी चीज की थोड़ा समझ लें क्वेश्चन को, ये एक अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये नीचे की ओर सामने, ये नीचे नहीं होता, सामने जैसे ये पॉइंट O है तो इसके सामने इस तरह जो मार्कर हम रखे हैं बाहर की ओर z अक्ष होता है। हम इसको बाहर सामने नहीं खींच सकते हैं, इसलिए नीचे की ओर इसको कर देते हैं। ये z अक्ष है बेटा। ठीक, इसके अंदिश तो इसका वेग है, कितना दिया है? 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। एक अक्ष के समांतर इसका वेग दिया है, और z अक्ष के समांतर b दिया है। तो जो b दिया है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये z अक्ष के अंदिश दिया है। चुंबकीय बल पूछा है तो उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो देखिए जो क्वेश्चन जैसे हम इसको खींचेंगे, तो देखिए जब कोई चुंबकीय बल होता है तो वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के लंबवत कार्य करता है। तो लंबवत देखिए, तीनों अक्षें 90 अंश का कोण बनाती हैं। कितने अंश का कोण बनाती हैं? 90 अंश का। तीनों अक्षों के बीच में कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश का, क्योंकि जेड नीचे नहीं होता, आपने कहा जेड ऐसे बाहर की ओर होता है, तो ऐसे रखेंगे तो 90 अंश का कोण बनता है। चुंबकीय बल हमेशा दो वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत होता है, इसलिए चुंबकीय जो बल होगा F ऊपर की ओर, तो चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी? y अक्ष। बल की दिशा क्या हो जाएगी? y अक्ष। तो एक आंसर क्या मिल जाएगा आपको? बल की जो दिशा है क्या होगी? y अक्ष के समांतर। तो बल की दिशा आपको जो मिलेगी क्या है? y अक्ष के समांतर। एक आंसर तो यही हो जाएगा आपको जैसे खींचोगे। ठीक, क्योंकि जब किसी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो और वो वेग से गति करता है, तो उस पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें दिया है तो पहले बल निकालना है। तो जब कोई आवेशित कण क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है उसका जो फार्मूला है वो F = q_v_b sin थीटा क्या होता है? इसे हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। ठीक, ये चुंबकीय बल का फार्मूला है F = q_v_b sin थीटा। क्यों आवेश है, विवेक है, b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब देखिए बल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण बन रहा है थीटा, कितने अंश का? 90 अंश का। तो थीटा = कितना? थीटा = कितना? 90 अंश दिया है। अब देखिए सारे मान रखे, हमको F निकालना है। देखिए इसमें क्या दिया है हमको? Q का मान भी दिया है, V का मान भी दिया है, और B का मान दिया, और थीटा का मान 90 होगा यहाँ रखेंगे। तो Q का मान कितना है? 3 × 10⁻, सॉरी Q का मान 1.6 × 10⁻−19। V का मान दिया है 3 × 10⁻6, और B का मान दिया है 0.3, और थीटा का मान कितना है? 90 sin 90 इंटू। और देखिए चूंकि sin 90 का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है, तो sin 90 का मान 1 होगा, और सारे मान दिए हैं, गुणा कर लेते हैं। देखिए 16 कितना हो जाएगा? 48, 4 × 2 8, 10⁻−19 से +6 है, 19 से 6 घट जाएगा, तो 10 घात कितना? 19 से 6 13 बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है? 19 से, तो चिन्ह क्या है? माइनस इंटू 0.3, और sin 90 का मान कितना होता है? 1। F = 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24, 3 4 12, 12 2 14 हो जाएगा। हम लोग एक अंक पे, एक अंक बाद हम लोग यहाँ है, एक यहाँ, 2 अंक के बाद हम लोग, तो यहाँ लग जाएगा गुणे 10 घात कितना? -13। बल निकाल रहे थे, इसका मात्रक न्यूटन, इसलिए बल F = 4 × 10⁻13 न्यूटन आ गया। ठीक, एक आंसर तो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है? त्वरण। चूंकि द्रव्यमान दिया है तो त्वरण निकालने के लिए द्रव्यमान और त्वरण पता हो, तो जो बल होता है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, किससे? न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। F = क्या होता है बेटा? ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण। हमको A निकालना है,
देखिए हमको क्या निकालना है, ए निकालना है, तो ए को इधर रहने दें, एम को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इधर एम इधर आएगा तो एफ अपान एम ए। एफ का मान हम निकाल लिए, एकदम तो 4 गुणे 10 घात -13 बटे एम का मान देखिए दिया है 9 गुणे 10 घात, यहाँ पास 9 गुणे 10 घात -31। 9 से देखिए अगर इसको हम काटेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0 तो हम लोग 1, यहाँ बचेगा 5 और 9 छंग कितना हो जाएगा 54, तो यह आ जाएगा 0.16। 10 घात -13 ऊपर है और 10 घात देखिए 31 है, -31। जब किसी घातांक वाले इसको हर से ऊपर ले जाएंगे, अगर माइनस में उसकी घात तो प्लस हो जाती है, तो 10 घात कितना हो जाएगा प्लस। हर से जैसे ले जाएंगे जिसकी घात माइनस में अगर है तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब आधार देखिए बराबर है 10 इसका 10 इसका, इसलिए घाते एक माइनस एक प्लस तो घट जाएगी। 31 से 13 घटाएंगे तो कितना 0.16। 31 से 13 घटाएंगे तो 10 घात कितना 18। 31 बड़ा है प्लस में आएगा। देखिए ये चित्र हम आपको बना दिए, समझ में आ गया होगा आपको। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है क्योंकि ए का मान निकाल रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। ए इस तरह से अगर हम लोग को देखें तो हम लोग एक अंक इधर ले जाएंगे तो इस घात एक और कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को दाएं तरफ ले जाने में घात अगर प्लस में तो एक और कम हो जाएगी, तो आ जाएगा एक हम लोग 6 गुणे 10 घात 18 से कितना 17। त्वरण है तो मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर को एम से सेकंड को ए से नोट करते हैं, तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, इस तरह से ये निकला। आपको बल की दिशा हमने पहले बता दी, क्योंकि बल वेग और जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी लंबवत होता है। तो अगर x अक्ष केंद्रित वेग है, वो z अक्ष चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो बल की दिशा क्या होगी y अक्ष केंद्रित। तो बल की दिशा क्या होगी y अक्ष के समांतर। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद देखिए अथवा करके इसमें एक क्वेश्चन पूछा है प्रतिरोध वाले चैप्टर का। देखिए 3 की खामे अथवा किया है। आंकिक प्रश्न पूछा है 2 ओम। क्वेश्चन लिख देते हैं इस पे। क्या पूछा है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम। 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर है। वोल्ट का विभवांतर है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास कितने प्रतिरोध दे रखे हैं, 2 ओम का, 3 ओम का, 5 ओम के
प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए हल में आते हैं। सबसे पहले हमको कितने प्रतिरोध दे रखे हैं, देखिए प्रतिरोध दे रखे हैं। पहले प्रतिरोध को R1 मान लेते हैं, कितने ओम का, 2 ओम। दूसरे प्रतिरोध को R2 मान लेते हैं, कितने ओम का, 3 ओम। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। तीसरे प्रतिरोध को क्या मान लेते हैं, R3, कितना दिया है, 5 ओम। और दोनों सिरों के बीच में कुल विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर, कुल विभवांतर हमारे पास दे रखा है। विभवांतर किससे नोट करते हैं, कैपिटल V से। ये कितना दिया है, 30 वोल्ट। ये तो जो दिया है हम नोट कर लिए, ठीक। अब थोड़ा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। कितने प्रतिरोध हैं, 1 2 3। किस क्रम में जुड़े हैं बेटा, ये श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो उसमें देखिए प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कितने मार्कर हैं, 3 मार्कर हैं। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो एक किनारा मान लेते हैं, ये कैप वाले एक सिरे हो गए, दूसरे सिरे हमारे ये। चलिए एक को हम ले लिए। अब पहला सिरा ये है, दूसरा ये है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इस दूसरे मार्कर के पहले सिरे को पहले वाले मार्कर के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे। फिर अगले वाले को जोड़ना है, तो इस तरह से तीसरे के पहले सिरे को दूसरे के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे। इस तरह से आगे की ओर जोड़ते जाएंगे। देखिए एक के बाद एक ये श्रेणी क्रम में बन गया। इसी तरह से मान लेते हैं अगर 3 प्रतिरोध हमारे पास है, प्रतिरोध को हम इस तरह से बुक में नोट करते हैं, ये प्रतिरोध का प्रतीक होता है। एक प्रतिरोध हो गया, इसका पहला सिरा ये, दूसरा ये है, ये पहला है दूसरा है, तो अगले प्रतिरोध का पहला इससे जुड़ेगा, ये इसका पहला होगा, ये दूसरा सिरा हो जाएगा। फिर अगले जो तीसरा प्रतिरोध है उसका पहला इसके दूसरे से जुड़ेगा, तो ये पहला सिरा हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इस तरह देखिए हमारे पास 3 प्रतिरोध हो गए। ये इसको A मान ले, मान लीजिए ये जहाँ जुड़ रहा है B मान ले, ये जहाँ जुड़ रहा है इसको C, इधर इसको मान लेते हैं D। पहला प्रतिरोध हमको कितना दिया है, R1 2 ओम। दूसरा प्रतिरोध हमको कितना दिया है, अब इसको मिटा देते हैं, R2 3 ओम। तीसरा प्रतिरोध कितना दिया है हमको, R3 कितने ओम दिया है बेटा, 5 ओम। कितना दिया है, 5 ओम। इस तरह देखिए तीनों प्रतिरोध को हम जोड़ दिए। देखिए ये प्रतिरोध के सिंबल हैं, इस तरह प्रतिरोध को नोट करते हैं बुक में। ये 5 ओम का, ये 3 ओम का, ये R1 2 ओम का। अब इसके सिरों के बीच में विभवांतर एक बैटरी जोड़ देते हैं। देखिए बैटरी का धन सिरा बड़ी वाली लाइन और ये बैटरी का ऋण सिरा। इस तरह से इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इसका विभवांतर कितना दिया, इक्वल टू 30 वोल्ट। कितना दिया है, 30 वोल्ट। इस तरह से तीनों प्रतिरोधों के जो सिरे हैं उनके बीच में 30 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। अब इसने कहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में के सिरों के विभवांतर निकालना है। अर्थात देखिए आपको एक कॉमन बात समझनी है, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनमें बहने वाली धारा का मान बराबर होता है। फिर से प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होता है, बराबर। जैसे धारा का मान हमेशा बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, तो इसलिए इधर की ओर एक धारा बहेगी। अब ये धारा क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध से होकर जाएगी। तो I क्या है, धारा है, वैद्युत धारा जो प्रत्येक प्रतिरोध में बहेगी। क्योंकि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान क्या होता है, समान होता है। अगर धारा I बह रही है तो सब में पहले प्रतिरोधों में धारा I होगी, दूसरे में भी I होगी, तीसरे में भी I होगी, ठीक, जितने भी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। लेकिन विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो चलिए पहले प्रतिरोध के बीच में विभवांतर क्या है, V1 मान लेते हैं। दूसरे प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या है, V2 मान लेते हैं, जो हमको निकालना है। तीसरे प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या मान लेते हैं हम, V3। तो बेटा विभवांतर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। धारा क्या है, इसमें I बह रही है। तो ये चित्र हो जाएगा जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें कौन सी भौतिक राशि समान होती है, तो क्या है, वैद्युत धारा समान होती है। लेकिन कौन सी भौतिक राशि
भिन्न भिन्न होती है, तो क्या बेटा भिन्न भिन्न होती है? विभवांतर। प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर अलग अलग होता है, इसलिए पहले के बीच में V1 विभवांतर, दूसरे में V2 और तीसरे के बीच में क्या है? V3 हमने जो हमको निकालना है, यही इसने पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या निकालना है? विभवांतर। तो पहले के बीच में विभवांतर V1 हम मान लेते हैं, दूसरे के बीच में विभवांतर क्या है? V2 जो हमको निकालना है, और तीसरे के बीच में विभवांतर क्या है? V3। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है? अगर हमको V1 चाहिए तो इसमें बहने वाली धारा का मान, तो सबसे पहले प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र लगाते हैं। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है या कुल प्रतिरोध होता है R, उनके अलग अलग प्रतिरोधों को योग के क्या होता है? बराबर होता है। 3 प्रतिरोध अलग अलग श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध R1 + R2 + R3 के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ये सूत्र हो गया। अब देखिए तुल्य निकालेंगे, तो R1 कितना दिया है हमको? 2 ओम। R2 हमको कितना दिया है? 3 ओम। R3 कितना दिया है? 5 ओम। इस तरह से इनको जोड़ेंगे, 5 3 8 तो 10 ओम। तो हमको तुल्य प्रतिरोध कितना मिला? 10 ओम। अगर हमको इसमें बहने वाली जो धारा I है ये मिल जाए तीनों में, तो हम उनके सिरों के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं। तो देखिए चूंकि ओम के नियम के अनुसार R = देखिए ओम के R = क्या होता है? V/I। ये ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध R = विभवांतर बटे धारा होता है। विभवांतर हमको दिया है, तो अगर हमको धारा निकालना है तो I = क्या लिख सकते हैं? I को इधर लाएंगे तो V/, क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। इसका मतलब धारा I = V/R। ये सूत्र लगाते हैं। V का मान हमको कितना दे रखा है यहाँ से? 30 वोल्ट। 30 बटे R का मान हम लोग कितना निकाले यहाँ से? 10। 0 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। इस तरह से जो धारा हमको मिलेगी कितने एम्पियर की? 3 एम्पियर। जैसे हमको धारा मिल जाएगी, अब हमको प्रत्येक के बीच में क्या चाहिए? विभवांतर चाहिए। तो देखिए विभवांतर V = क्या होता है? IR होता है। ये सूत्र होता है जो किसी प्रतिरोध के सिरों विभवांतर V = IR होता है। अब V = IR है, जिससे V1 लेके चल रहे हैं, तो इसके संगत प्रतिरोध क्या लेके चलेंगे? R1। इसमें धारा I है, तो V1 = क्या हो जाएगा? I1, सॉरी V1 = धारा तो I ही है, V1 = IR1 पहले में विभवांतर। ठीक, इस तरह से V1 = सूत्र इसके अनुसार क्या होगा? V = IR के साथ V1 लेके चल रहे हैं, तो इसके संगत प्रतिरोध क्या है? R1 और धारा I है, तो IR1। अब V1 निकालना है, I का मान हम लोग कितना निकालने हैं? 3, और R1 का मान दिया है पहले से 2 ओम, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। विभवांतर मात्रा क्या होता है? वोल्ट। एक आंसर तो ए मिल जाएगा हमको, पहला विभवांतर मिल गया। अब इसी तरह दूसरा V2 निकालना है, तो V2 के साथ प्रतिरोध क्या ले चलेंगे? R2। धारा इसमें क्या बह रही? I ही बहेगी, तो V2 = क्या हो जाएगा? इसी तरह से जैसे यहाँ V2 लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे? R2 लेंगे, तो V2 = क्या हो जाएगा? IR2। अब V2 का मान, I का मान हम निकाल चुके हैं 3, और R2 का मान ये पहले दिया है कितना? 3, तो 3 त्रिक कितना हो जाएगा? 9। चूंकि विभवांतर निकाल रहे हैं तो मात्रा क्या होगा? वोल्ट। दूसरा आंसर हो गया, विभवांतर मिल जाएगा V2। इस तरह से V3 निकालेंगे, जिसके संगत प्रतिरोध क्या है? R3। इसी V3 देख चलेंगे तो V = IR होता है, V3, तो यहाँ क्या लेंगे? R3, तो V3 = क्या हो जाएगा? IR3। I का मान 3, R3 का मान कितना दिया है? 5, और 3 25 कितना होगा? 15। इस तरह से हमको कितना मिल जाएगा? विभवांतर ए भी है, तो इसका मात्रा भी वोल्ट होगा। इस तरह से प्रतिरोध R1, R2 और R3 सिरों के बीच में 3 विभवांतर मिलेंगे। V1 6 वोल्ट, R2 सिरों में V2 कितना मिलेगा? 9 वोल्ट, और V3 कितना? 15 वोल्ट। टोटल हमारे पास देखिए 30 था, अगर जोड़ेंगे 9 6 15 और 15 30। ठीक, इस तरह से बढ़ जाएगा। तो ये हो गया तीसरे का खा। ये 4 नंबर में पूछा गया है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है 7 नंबर में, एक क्वेश्चन पूछता है, चौथा है
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। ठीक, क्या है क्वेश्चन पूछा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? जिस प्रकार कोई चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिस प्रकार कोई चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो वो चालक भी अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो देखिए, जैसे कोई चुंबक हमारे पास है, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसके अपने आसपास क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, अर्थात किसी लौह चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करेगा। ठीक उसी प्रकार कोई धारा चालक है, इस तरह से इसमें कोई धारा आई प्रवाहित हो तो ये चालक क्या करता है? अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो फिर से, जिस प्रकार कोई चुंबक, ये क्या है? चुंबक अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार कोई चालक जिसमें धारा आई प्रवाहित हो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो ये हुआ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर देखिए, कह रहा है एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। इसी में क्वेश्चन आगे जोड़ा क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें कई क्वेश्चन ऐड करता है। मान लीजिए 2 नंबर का हुआ। अब इसमें पूछा इसने कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए, लंबा धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान पूछा है। कोई लंबा धारावाही चालक है, इस तरह से सीधा लंबा धारावाही चालक है, इसमें आई प्रवाहित है। यहाँ पास कोई बिंदु P हो, अगर इससे दूरी R पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? B हो। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? B हो। ये क्या है? धारावाही चालक है। तो इसने पूछा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए, समझिए, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B, इसी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये चालक में प्रवाहित धारा I पे और बिंदु की चालक से दूरी R पर निर्भर करती है। ठीक, चालक प्रवाहित धारा I पर और बिंदु से दूरी R पर निर्भर करती है। क्यों? तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन देखिए, पूछा है एक लंबे सीधे धारावाही चालक पर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए, लंबा सीधा धारावाही चालक है, लंबा सीधा धारावाही चालक है। देखिए, तो आंसर क्या होगा? एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक से बिंदु की दूरी R तथा चालक में प्रवाहित धारा I पर निर्भर करती है। फिर से देखिए, एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक से बिंदु की दूरी R तथा उसमें प्रवाहित धारा I पर निर्भर करती है। अब देखिए, ये तो हो गया, इस तरह से डिफाइन करेंगे, इतना आप लिखोगे। उसके बाद ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B क्षेत्र की तीव्रता B धारा I
धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो पहले इतना तो लिखो, एक लिखने के बाद फिर ये लिखोगे क्या, B अनुक्रमानुपाती किसके? I के। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 1 तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? B जैसे r के व्युत्क्रमानुपाती, तो r का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/r। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर जैसे इसको संयुक्त करेंगे, देखिए संयुक्त में मिलाएंगे तो B इधर तो सेम है, तो B ये जो चिन्ह होता है किसका चिन्ह होता है? अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दोनों का चिन्ह सेम होता है। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती देखिए, अनुक्रमानुपाती I के जो अंश में होगा वो अनुक्रमानुपाती, और जो हर में होगा क्या है? व्युत्क्रमानुपाती R के एक साथ हो जाएगा। और इसको जब हटाते हैं इस चिन्ह को, तो इक्वल का चिन्ह, तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसको K से नोट कर देंगे। जहाँ K क्या है? व्युत्क्रमानुपाती नियतांक है, और K का मान होता है, यहाँ पर जो K का मान होगा वो μ0/2 पाई, और इसका मान होता है 2 × 10⁻⁻⁷। ठीक, कितना होता है? 2 × 10⁻⁻⁷। यहाँ रख देंगे तो B = हमको सूत्र मिल जाएगा μ0/2 पाई I/r। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। देखिए ये जो μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, तो देखिए ये आ जाएगा फार्मूला, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है। तो फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले ये थोड़ा डायग्राम बनाओगे। ये लंबे धारावाही चालक, इसमें धारा I प्रवाहित है, इसके कारण ये बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B है। तो क्या लिखोगे? लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक से बिंदु की दूरी r तथा धारा I पर निर्भर करती है। इतना लिखने के बाद फिर क्या लिखोगे आप? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, तो B अनुक्रमानुपाती क्या? I, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर B दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो B व्युत्क्रमानुपाती जब कहेगा जिसके, तो 1/r। समीकरण 2 दोनों को मिलाएंगे तो B अनुक्रमानुपाती I/r। चूंकि इसको जब चेंज करेंगे अनुपाती चिन्ह को, इक्वल का चिन्ह करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और K = क्या होता है? नियतांक जो μ0/2 पाई, और इसका मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसको यहाँ रख देंगे तो फार्मूला मिल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ये किसका फार्मूला मिलेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/2 पाई I/r। इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। फिर इसी में आगे क्वेश्चन जोड़ा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की अगला जो इसी से क्वेश्चन जोड़ा है, क्वेश्चन जोड़ा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम लिखिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है इसका जो नियम है, फ्लेमिंग का वाम हस्त, या इसी को बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ
का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है उससे दिया जाता है। तो बाएं हाथ का नियम देखिए फ्लेमिंग ने क्या कहा था, यदि देखिए अपने बाएं हाथ के, देखिए समझिए, बाएं हाथ की तीनों अंगूठे के समीप की 2 उंगलियों और अंगूठे को परस्पर इस तरह फैलाएं कि तीनों क्या है एक दूसरे के लंबवत, जैसे देखिए इस तरह से एक दूसरे के साथ कितने से कोण बने, ये भी इसके साथ 90 का, ये भी इसके साथ 90 का। यदि तर्जनी जो उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, फिर देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या था, फ्लेमिंग ने क्या कहा, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके समीप के दोनों उंगलियों तर्जनी तथा मध्यमा को एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर फैलाएं, तो यदि तर्जनी जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा मध्य वाली उंगली क्या है धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पे जैसे इस तरह चालक रखा होगा तो इस पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फिर से एक बार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और सभी की दोनों उंगलियों को एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर फैलाएं, तो यदि तर्जनी जो उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, बीच वाली उंगली जो मध्यमा है धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम है। ठीक, आज का टॉपिक है भौतिक ज्ञान से रिलेटेड 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। इसमें एक अथवा क्वेश्चन पूछा है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, इसकी रचना का चित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि समझिए एवं विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। इसको हम अलग से विद्युत मोटर एक साथ और दिश धारा जनित और प्रत्यावर्ती धारा जनित तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसका एक अलग वीडियो हम बना के आपको डालेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, कौन कौन, विद्युत मोटर, दिश धारा जनित, प्रत्यावर्ती धारा जनित, तीनों एक जैसे हैं तो इन लॉन्ग में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसका अलग से वीडियो डालेंगे, इसलिए इसको हम यहीं पास रोक देते हैं। चलिए, इसके बाद हम आपको इसका खंड खा जो रसायन विज्ञान का पार्ट होगा उसको डालेंगे। ठीक, खंड गा। ठीक है, जय हिंद।